प्यारे बच्चों, मैं श्रुति राजपूत सामाजिक विज्ञान का अगला वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको जल के स्रोत और जल संसाधन, जल का संरक्षण, इसके बारे में बताया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वनों का महत्व, वनों का संरक्षण, वनों के संरक्षण के उपाय, वन्य प्राणी, वन्य जीवों का संरक्षण, उनके लिए किए जाने वाले उपाय। आइए शुरू करते हैं। वन क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि वन क्या है। वन ऐसे क्षेत्र हैं, भूभाग पर पाया जाने वाला ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ साधारण से ज़्यादा घनत्व में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। आसपास भी कई प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पर हम उन्हें वन नहीं कह सकते। वन वे हैं जब साधारण घनत्व से ज़्यादा मात्रा में किसी स्थान पर वनस्पति स्वतः ही हो गई हो, प्राकृतिक रूप से वनस्पति हो गई हो, उसे हम कहते हैं वन। बड़े बड़े विशाल वृक्ष जहाँ साधारण से अधिक घनत्व में हो, वे कहलाते हैं वन। एक समय था जब पृथ्वी का जो भूभाग है, जो उस वन भूमि लगभग 50% थी। पृथ्वी का जो मिट्टी या मृदा वाला जो क्षेत्र है, भाग है, जल को यदि हम छोड़ दें तो उसमें 50% तक वन थे। पर वनों के दोहन के बाद अब मात्र 30% ही क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो ये लगातार वनों के काटने के कारण हुई है ये स्थिति। चलिए अब आ जाते हैं भारत में वनों के प्रकार। भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि इतनी अलग है कि यहाँ पर वनों की प्रजातियाँ भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। लगभग 5000 प्रजातियाँ वनों की भारत में पाई जाती हैं। भारत में वन लगभग 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने मिट्टियाँ पढ़ी, मिट्टियों के प्रकार पढ़े भारत में, वैसे ही वनों के भी प्रकार भारत में होते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो सदैव हरे भरे जो वन रहते हैं वे। फिर आते हैं मानसूनी वन। मानसूनी वन में 2 प्रकार के हैं, जहाँ आर्द्रता लिए हुए मानसून होता है वहाँ के वन, और जहाँ का मानसून शुष्क होता है वहाँ पर पाए जाने वाले वन। तृतीय है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन। डेल्टाई क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्र मतलब नदियों के द्वारा जब बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है, वो मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि डेल्टाओं का निर्माण होता है। और हम सभी जानते हैं भारत में सुंदरवन का डेल्टा कितना बड़ा है और विश्व प्रसिद्ध है। तो इन डेल्टाई वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो डेल्टाई वनों में आते हैं। हिमालय पर्वतीय वन, हिमालय के क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं, वे हिमालय पर्वतीय वन कहलाते हैं। इसके बाद वनों का महत्व। वनों के महत्व से हम और आप कोई भी अनजान नहीं है। वनों से होने वाले महत्व हम सभी जानते हैं, पर पढ़ने की दृष्टि से हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। जानने की दृष्टि से हम इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष वन। प्रत्यक्ष मतलब विजिबल, जो हमको दिखाई देता है, जो हमको सामने से दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, वो है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इनविजिबल, जो हम देख नहीं सकते। तो वनों से ऐसे ही 2 लाभ होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ये प्रश्न इस पाठ में से 3 नंबर का आ सकता है। तो 3 नंबर का आता है। कभी कभी ये प्रश्न या तो केवल पूछ लिया जाता है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, या केवल पूछ लिया जाता है वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए कोई 3, या सिंपल क्वेश्चन आ जाता है वनों से होने वाले लाभ लिखिए।
तो आप उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी लाभ लिख सकते हैं, पर हमें दोनों के ही 3-3 लाभ याद करने हैं। मैं आपको समझाती हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से भी इसको और अधिक इसी में से आप लिख सकते हैं, जो भी 3 आपको आसान लगे मेरे समझाने के बाद, वो 3 प्रत्यक्ष और 3 अप्रत्यक्ष लाभ आप कॉपी में लिख सकते हैं और फिर बाद में उसको याद भी कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ में लकड़ी की प्राप्ति, वनों से हमें महत्वपूर्ण लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, फर्नीचर बनाने में किया जाता है। सागौन है, साल है, शीशम है, चंदन की लकड़ी हैं, ये सब लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं। फिर है सहायक उपज। सहायक उपज मतलब लकड़ियों के अतिरिक्त और भी वस्तुएं हैं जो हमें इससे प्राप्त होती हैं, जैसे कि लाख है, चमड़ा है, कत्था है, बांस है, ये सब हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। एक बार और मैं बता देना चाहती हूँ एक बात, चमड़े का उल्लेख यहाँ किया गया है क्योंकि वन है, वन से ही वन्य जीव हैं, तो वन्य जीव भी वनों के उत्पाद ही माने जाते हैं। यदि वन नहीं रहेंगे तो वन्य जीवों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर चमड़ा का उल्लेख किया गया है। जानवरों के सींगों का भी उल्लेख किया गया है क्योंकि ये हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम वनों की सहायक उपजें ही कहेंगे। फिर है आधारभूत सामग्री। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है, चाहे वो उद्योग, फिर से मैं कहूँगी चमड़ा उद्योग ही क्यों ना हो, या कागज़ उद्योग हो, लाख उद्योग हो, इन सभी उद्योगों में जो है हमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। जानवरों के लिए बहुत ही उत्तम चारागाह है। वनों में इतनी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कि जानवर जो हैं वो उनका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि जो गांव में होने वाली जो खेती है, जो खेत हैं, उनकी भूमि को बचाया जा सकता है। रोजगार की प्राप्ति, गांव से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार से आज कई व्यक्तियों की जीविका चल रही है। बहुत सारे करोड़ों व्यक्ति हैं जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, वनों से होने वाली जो हमें वनों से सामग्री प्राप्त होती है उसका विदेशों में निर्यात किया जाता है और उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे हम विदेशी मुद्रा कहते हैं, और इस विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से भारत सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है। लघु उद्योगों में भी सहायक है वन, जैसे बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े उद्योगों में तो होता ही है कच्चे माल के रूप में वन उपयोग का उपयोग, पर लघु उद्योग के रूप में ही, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग, उसके लिए तेंदुपत्ता या शहद या मोम बनाने के लिए, इन सभी उद्योगों के लिए हमें वनों से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी वनों से ही होती है। मतलब वनों से राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमने पढ़े ये हैं वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। अब आते हैं वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ पर। वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं मिट्टी के कटाव में कमी। जैसा इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वन जड़ों से अपनी मिट्टी को बांध लेते हैं, जिससे कि मिट्टी बाढ़ में या तेज जल के प्रवाह में मिट्टी बह नहीं पाती। इसके बाद है जलवायु को सम बनाए रखने में। जहाँ वन होते हैं वहाँ ठंडी और गर्मी ये दोनों ही अधिक नहीं पड़ते, वहाँ की जलवायु सम रहती है, सदैव एक सी रहती है। बाढ़ में नियंत्रण में सहायक, जैसा पहले भी बता चुकी हूँ, बाढ़ का पानी वनों के कारण मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता है। रेगिस्तान के प्रसार में भी वन अधिक सहायक हैं। जहाँ वन अधिक होते हैं वहाँ की मिट्टी बंधी हुई रहती है, जिससे कि रेगिस्तान नहीं बन पाता है। वर्षा में सहायक, हम सभी जानते हैं कि वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जहाँ वन अधिक होंगे वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, और जहाँ वनों की कमी पाई जाएगी वहाँ सूखे की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। जल स्तर में वृद्धि, जहाँ वन अधिक होंगे वर्षा अधिक होगी, जल स्तर, जो पृथ्वी का जल स्तर है वो वृद्धि करेगा। साथ ही साथ अपनी जड़ों से भी पानी अंदर तक, भूतल तक जड़ के द्वारा भी पानी वन पहुंचाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं।
जैसे कि हम जीवाश्म के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सड़े गले पेड़ पौधों की जो पत्तियां रहती हैं वो जीवाश्म का काम करती हैं, जो कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं। और वनों से प्राकृतिक सौंदर्य की भी वृद्धि होती है, जो कि किसी भी देश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होती है। भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के कई क्षेत्र हैं या दक्षिण भारत के कई क्षेत्र हैं, जो कि वहाँ की वन की विविधता के लिए ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं वन संरक्षण। वनों के महत्व को हम सभी जानते हैं, पर इसके बाद भी लगातार वनों के कटने से, लगातार वनों के समाप्त होने से बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आई हैं। और इन समस्याओं के निराकरण के लिए समय समय पर भारत सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। समय समय पर बहुत सारी नीतियां बनाई हैं भारत सरकार ने, जिससे वनों को संरक्षण प्राप्त हो सके। तो इनमें महत्वपूर्ण है जो आपको आ सकती है एग्ज़ाम में, वो है 7 दिसंबर 1988 की नवीन वन नीति। 2 नंबर का प्रश्न है जो आपको आ सकता है कि 1988 की नवीन वन नीति के लक्ष्य क्या हैं। तो इसका लक्ष्य था, पहला लक्ष्य था पर्यावरण में स्थिरता लाना। पर्यावरण जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इस नीति के तहत उसको स्थिर करने के बारे में विचार किया गया, पर्यावरण में स्थिरता लाने का विचार। दूसरा, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना। जीव जंतु जो वनों के संरक्षण में रहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति हैं, इन सभी का संरक्षण करना। और तीसरा है लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना, जिससे कि वे वन की कटाई कम करें और वन्य जीवों को कम नुकसान पहुंचाएं, यदि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाती है। इसके बाद एक और योजना है जो भारत सरकार द्वारा लाई गई, वो है सामाजिक वानिकी योजना। ये 2 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पूछा जा सकता है। सामाजिक वानिकी योजना क्या है? पहले तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा सकते हैं इसमें से कि सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता किस बैंक से प्राप्त है। तो विश्व बैंक से सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। जैसा नाम से याद है, सामाजिक वानिकी योजना, इस योजना में खेतों में, सड़कों में यहाँ वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। आप देखेंगे रेलवे लाइनों के पास ऐसे क्षेत्र जहाँ वृक्ष नहीं हैं और जहाँ वृक्षों को लगाकर वनों का विस्तार किया जा सकता है, जैसे खेतों पर, रेल लाइन पर, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में भी वृक्षों को लगाकर हम वृक्षों के या वनों के बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यही है सामाजिक वानिकी योजना। इस योजना के अंतर्गत वानिकी का विस्तार, वनों का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसा पहले बताया मैंने, सड़कों, रेल लाइनों के आसपास और स्कूलों में, कॉलेजों में। ये जो नारा है हर बच्चे के लिए एक पेड़, ये सामाजिक वानिकी योजना से संबंधित ही है। इसमें सड़कों के किनारे या जितने भी नहर हैं उन सब के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसके बाद वन्य प्राणियों पर आते हैं। वन्य प्राणी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वनों पर ही निर्भर रहते हैं वन्य प्राणी। यदि वन समाप्त हो जाए तो जितनी भी प्रजातियां हैं वन्य प्राणियों की, वो प्रजातियां भी वनों से विलुप्त हो जाएंगी। इनके कारण क्या हैं विलुप्त होने के? बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं भी जो कि विलुप्त प्रायः हो चुकी हैं या पूर्णतः ही विलुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि उनका कारण है वनों का विनाश। किसी भी कारण से, चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो या अन्य कारण हो, उनसे वन्य प्राणियों का शिकार करना, पर्यावरण का प्रदूषण आए दिन हम देखते हैं
कि या तो नदियों में प्रदूषण के कारण बहुत सारी मछलियाँ किनारे पर आकर मर जाती हैं, या बहुत सारे पक्षियों की अकाल मृत्यु हो जाती है वायु प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण के कारण भी हमारी वन्य प्राणी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही कुछ कारण, बहुत कारण हैं जिनसे कि वन्य प्राणी का विनाश हो रहा है, परंतु इनको रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ संरक्षण के उपाय किए हैं। ये हैं, सबसे पहले तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों का निर्माण करना। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्या कहलाते हैं? अभयारण्य भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो वन का क्षेत्र है उसे अभयारण्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु इसमें कृषि करने की छूट रहती है, लोगों को आने जाने की छूट रहती है। परंतु राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इससे यहाँ किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती और मानवीय आवाजाही पर पूर्णतः रोक होती है राष्ट्रीय उद्यानों में। इनमें एक एक नंबर के कुछ उद्यान यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ। तो इनमें कुछ हैं, कुछ उद्यान जो एक नंबर के मैं आपको पूछ सकते हैं वो कहाँ स्थित है या वहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला जो गैंडा पाया जाता है, गैंडा हाथी, वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है जो कि असम में स्थित है। इसके बाद देखेंगे 5वें नंबर पर दिया हुआ है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में स्थित है। ये लाल पांडा कस्तूरी मृग के लिए स्पेशली ये फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे दजीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दजीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ इनकी स्थिति पूछी जाती है कहाँ पर स्थित है। दजीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी कस्तूरी मृग के लिए और काले भालू और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये राजस्थान में है, इससे साइबेरियाई सारस के लिए, काले मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। सांभर चीतल हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं, वो सब इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और अंतिम में है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है, ये भी पांडा, बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। 3 वीडियो के माध्यम से हम अध्याय 1 को हमने पूर्ण किया है। इसके बाद आप देखेंगे शब्दावली, क्योंकि मैंने बताया कि इस अध्याय में से 2 और 1, 2 नंबर के प्रश्न आने हैं, 1 नंबर के प्रश्न आना और 3 नंबर के प्रश्न आने हैं। जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो आप इसमें से आसानी से कर सकते हैं, जैसे ह्यूमस है, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, पृष्ठीय जल, ये प्रश्न है 4। ये जो लगभग 1-1 नंबर के आपसे पूछ सकते हैं, 2 नंबर के भी पूछ सकते हैं, जो कि आप इसमें से ही याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं सही विकल्प पर। कौन सा मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? इसका उत्तर है पानी का इकट्ठा होना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में या गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। आगे के सही विकल्प और अध्याय 2 और इसके जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगी। नमस्कार।